गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका कल साइंस का पेपर है क्लास 10th। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं अबाउट योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज़ है, प्रीवियस ईयर पेपर है एंड ऑलमोस्ट सारी जो हैं वो अपलोड हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। एंड एक और जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ डैट इज़ बेस्ड ऑन योर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स पे वीडियो रहती थी, वो मैंने अभी जो है वो अपलोड कर देनी है। तो न्यूमेरिकल्स में देखिए कि साइंस में न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आते हैं पेपर में, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से जो हैं वो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, देखिए। सबसे पहले लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनका पता होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल आए, हो सकता है कि आपको 1 मार्क में एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आपको पता है इसमें प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है। तो ऐसे करके जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो 1 वर्ड में आ सकता है, मे बी कल आ जाए। एंड नेक्स्ट है आपका चार्ज से पूछा जाता है, Q इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। ये आपका ओहम लॉ से आया हुआ है। जो आपका ओहम्स लॉ है वहाँ से ये फॉर्मूला आया है, V इज़ इक्वल टू आर आई। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस में 2 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, एक सीरीज़ के लिए, एक पैरेलल के लिए, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका पी ई इज़ इक्वल टू एम जी एच। इसमें से वैसे तो काफ़ी कम न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं, लेकिन आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज़ इक्वल टू W अपॉन क्यू। W इज़ वर्क डन, Q अपॉन चार्ज, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का आया हुआ है, जूल्स हीटिंग से आया है, फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस से आया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रे डायग्राम, यूनिट्स पढ़नी है, ओम्स लॉ एंड हीट डेवलप। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है, 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। सबसे पहले ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि NCERT बुक एंड आपका जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें से मैंने कुछ न्यूमेरिकल जो हैं और 10+ आई थिंक ये 10-15 होंगे, तो आपने ये कर लेने हैं। और ये हैं भी NCERT बेस्ड, तो इसमें से आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ जो है वो कई बार तो वैल्यू भी सेम आ जाती है, जैसे कि बुक में आपको दी होती है। जैसे आपके मैथ्स के पेपर में होता है कि सेम वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाती हैं, तो वैसे इसमें भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, वट इज़ इट्स फोकल लेंथ। तो इसमें आपको रिलेशन बताना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में। ये न्यूमेरिकल वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगेन एक और है, इसमें बताया है कॉन्वेक्स मिरर एंड इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32। तो ये दोनों जो है एक रिलेशन पढ़ा होगा कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की डबल होती है एंड जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की हाफ होती है, ठीक है। तो वहाँ से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं दोनों वो आए हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो है आपका F इज़ इक्वल टू 2R, ठीक है। या फिर आप एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जैसे R इज़ इक्वल टू F/2। दोनों में से एक ही फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपको मतलब तो सेम ही है, ठीक है। तो आपने ये दोनों न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये कर लेने हैं और आ भी सकते हैं पेपर में, हो सकता है वैल्यू चेंज बट आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपका जो है वो कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट what डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी placed so that it forms image at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ऑल्सो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। तो आपको पता चल गया ये जो है वो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस से आया हुआ है, H' करके आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ये भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ रे डायग्राम।
तो जैसे कि मैंने बोला कि रे डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि रे डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल आए, हो सकता है उसमें आ जाए। नेक्स्ट आपका अगेन वही फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन आ गया। अब देखिए कि सबसे पहले जो फिफ्थ था आपका, उसमें जो है फिफ्थ जो न्यूमेरिकल है ये भी कई बार देखने को मिलता है। तो इसको आपने कर लेना है। इसमें आपने रे डायग्राम बनानी है। अब रे डायग्राम जो हैं वो आती हैं पेपर में, तो रे डायग्राम नहीं छोड़नी, आपने अच्छे से प्रिपेयर जो है वो कर लेनी है इसमें। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन बताया है, जिसमें कि जो पावर इज़ इक्वल टू 1/f या फिर f इज़ इक्वल टू 1/p। तो जैसे कि मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका फोकल लेंथ का रिलेशन बताया, वैसे ही सेम एज जो है पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन होता है 1/, जो भी पूछा होगा, f पूछा है या फिर p पूछा है, तो उनसे जो हैं ये क्वेश्चन आते हैं। ये 6 और 7 जो हैं वो दोनों ही वहीं से आए हैं। साइन कन्वेंशन का ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि साइन कौन से लग रहे हैं, प्लस है माइनस है। अब देखिए जैसे इसमें प्लस है तो ये कॉन्वेक्स और जो माइनस वाला है वो कॉनकेव है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका आया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये जो है न्यूमेरिकल ऊपर वालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये आया हुआ है आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया है सबसे पहले वीडियो में। वहाँ से देखिए आपने चेक करना है कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसमें कौन सी इक्वेशन जो है वो आपने लगानी है, कौन सा फार्मूला जो है वो आपने लगाना है। तो ये जो है अलग से आया हुआ है। कई बार नंबर ऑफ़ चार्ज पूछ लेते हैं, कई बार नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला वही सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकालने हैं। नेक्स्ट देखिए करंट दिया है 0.5 एम्पेयर और टाइम दिया है 10 मिनट्स। आपने अमाउंट ऑफ चार्ज, ये भी सेम वहीं से अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपने निकालना है। नेक्स्ट आपका करंट दिया है एंड वोल्टेज दी है, तो इसमें जो है आपने हीटर का करंट बताना है आफ्टर फ्यू टाइम। मतलब आप यहाँ पे अगर देखो ढंग से तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 था तो करंट 4 था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो जाता है तो करंट का क्या चेंज आएगा, तो इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस, तो आपको पता है सीरीज़ में कुछ नहीं करना होता है, प्लस कर देना होता है वैल्यूज़ को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अ बल्ब इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, द करंट इज़ 0.50 एम्पेयर, फाइंड पावर। तो इसमें आपको क्या है, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, पावर निकालनी है। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो पावर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हैं आपको 16 क्वेश्चन मैंने ढूंढ के निकाले हैं, जो जो प्रीवियस ईयर एंड एनसीईआरटी बुक में पूछे गए हैं। मैंने मोस्टली वही यहाँ पे रखे हैं, कोई भी अलग से वैल्यू नहीं दी हुई हैं, वही न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी में या बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने ये ज़रूर करने हैं जो भी मैंने लिखे हैं, ओके। सो नेक्स्ट है आपका हीट प्रोड्यूस्ड से आया हुआ है ई सेकेंड इन 4 जो ओहम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें निकालना है। तो ये भी हीट प्रोड्यूस्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लास्ट से आया हुआ है। यहाँ पे आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के 1 और 2 न्यूमेरिकल हैं। अगेन ये सेम हीट डेवलप्ड जहाँ पे आ जाता है, माइंड में रख लेना कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला लगेगा H=I²RT। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हैं वो दिए हुए हैं 3 रेजिस्टेंस, और देखो जोड़ा किस में है, इसको पैरेलल में, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि
सीरीज़ और पैरेलल का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं वैल्यूज़ को, लेकिन जब पैरेलल की बात आती है तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लगता है। तो आपने जो है अपने माइंड में सारे जितने भी मैंने आपको मेन बताए हैं वो आपने जो है वो ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं में से जो है आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। सारे चैप्टर के मैंने ऑलमोस्ट बता दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड से न्यूमेरिकल नहीं आता है, ह्यूमन आई से न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। और जो अगर एक आध क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्वेश्चन की लिस्ट में जो फिज़िक्स की वीडियो अलग से बनाई है उसमें बता दिए हैं, उसके अलावा नहीं आता है कोई भी अलग से, जैसे बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया। अगर आप पेपर का लेवल देखो, जितने भी आपके पेपर हुए तो मॉडरेट है ना, ज़्यादा बड़ा ही ज़्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है, कि आपने पढ़ा नहीं होता फिर भी पास हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सब पढ़ा था और आपको कुछ नहीं आता था, वहाँ पे मॉडरेट चला हुआ है सिस्टम, ठीक है। तो कल का पेपर भी मॉडरेट आएगा, यही दिमाग में चीज़ रखनी है। ये नहीं सोचना है कि बड़ा ज़्यादा टफ आएगा। और ये ओवर